वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और स्टार्ट करेंगे दोस्तों डीसी जनरेटर में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इसके पिछली वाली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसके ओरल इसके पार्ट को हम समझेंगे यहाँ पर। तो इसके पहले वाली क्लास को भी हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। यहाँ पर जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, अर्थात यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग, इसी के विषय में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से जानेंगे। यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाए, फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन हो जाए तो यह जनरेटर डिफरेंशियल हो जाएगा। अर्थात कि यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों के फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाए तो यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बन जाता है। चलिए, ये सर्किट आपको यहाँ पर इस डायग्राम को देखना होगा और इसी डायग्राम से हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर इस डायग्राम में फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पहली जो वाइंडिंग मिलेगी ये हो जाएगी आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसे कहेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग है शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर एक पोल के ऊपर प्लेस्ड किया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी उसका डायरेक्शन, और यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट का डायरेक्शन होगा ये यहाँ पर डिफरेंट आपको मिलेगा। तो इसके फ्लो का डायरेक्शन देखेंगे तो इस टाइप से करंट के फ्लो का डायरेक्शन इस टाइप से आपको मिलेगा, और यहाँ से आउट बाहर होते हुए इस टाइप से आपको मिलेगा। उसके बाद इसी पोल में शंट फील्ड वाइंडिंग में लपेटी हुई है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट का डायरेक्शन होगा ये विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ से करंट का जो डायरेक्शन है ये इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर जो करंट निकलेगी बाहर आउट यहाँ से होगी। तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग की जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है, इसी के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स क्रिएट होगा ये डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, जिसके पहले मैंने आपको ये बता चुका है। तो इसका जो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा ये चेंज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा आपको, ये रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर का मान आपको डिफरेंट मिलेगा। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये ISE करंट फ्लो होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, और शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी ISH। और इसके जो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होगा ये दोनों का विपरीत होगा, आमने सामने होगा। और विपरीत होने के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स का मान हो जाएगा ये फाई SE होगा, और ये शंट का हो जाएगा फाई SH। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा ये मिलेगा आपको फाई SE माइनस फाई SH मिलेगा। अर्थात कि ये जो पोल की फ्लक्स का जो मान है फाई SE और फाई SH, अर्थात कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग की जो फ्लक्स है इसके मान में आपको अंतर मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो जनरेटर है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे किस तरीके से आप लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट बना सकते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट आप कैसे बना सकते हैं, तो इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जब आप आर्मेचर को उसके पैरेलल में यदि किसी फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं तो यह हो जाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इसे कहेंगे हम शंट फील्ड वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है शंट फील्ड वाइंडिंग है, और शंट फील्ड वाइंडिंग को आपने आर्मेचर के समांतर में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। उसी के साथ में आर्मेचर के श्रेणी में यहाँ पर हमने एक और फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया है, इसका नाम है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसे कहेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी में कनेक्ट कर दिया आपने, और एक शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के आपने समांतर में कनेक्ट कर दिया। जब इस तरीके से आप कनेक्शन कर देते हैं और यहाँ पर दो टर्मिनल जब निकलेंगे इसमें लोड को आप कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से ये शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बन जाता है। तो शॉर्ट शंट बनाने के पीछे रीज़न हमारा क्या है, यहाँ पर हम देखें तो ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर में आपने शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया, तो इसके जो फ्लक्स का जो एरिया होगा, फ्लक्स इंड्यूस करने का जो एरिया होगा ये छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो
तो इसकी वजह से यह शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। इसी पोल में यहाँ पर देखेंगे तो पोल के ऊपर ही एक ही पोल में यहाँ पर हम इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाए, तो एक ही पोल के ऊपर सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी है। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, एक ही पोल के ऊपर प्लेस्ड की हुई है, और शंट फील्ड वाइंडिंग भी एक दूसरे इसी पोल के ऊपर प्लेस्ड किया गया, मतलब कि वाइंडिंग किया गया है, लपेटा गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें समझना है, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका जो फ्लक्स इंड्यूस्ड करने का, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। अब डिफरेंशियल इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स की जो दिशा होगी दोनों आमने सामने हो जाएगी, इसीलिए डिफरेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई ऐसी फ्लक्स और यहाँ पर फाई एस एच फ्लक्स उत्पन्न होगा। लेकिन शॉर्ट शंट बनाने के पीछे यही रीज़न है कि इसके जो फ्लक्स जो है, इसका जो एरिया होगा पर्टिकुलर, वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कैसा होगा। उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो लॉन्ग शंट में हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, कि ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर में वही शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देना है, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यह लॉन्ग शंट डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। तो आर्मेचर की यदि श्रेणी में देखें तो यहाँ पर एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की गई है। तो आर्मेचर के सीरीज में जो यहाँ पर एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट किया गया है, इसका नाम यदि हम दे दें तो ये हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा D2। तो इसी टर्मिनल को यहाँ पर लाकर, अर्थात कि आर्मेचर का A1 और ये A2 टर्मिनल हो जाएगा। तो आर्मेचर के A1 टर्मिनल से हम यहाँ पर Z1 को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के D2 से हम यहाँ पर Z2 को कनेक्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा कुल मिला के लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इन दोनों के बीच में यही चीज़ है, इसका अब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में स्टूडेंट यही डिफरेंस आपको मिलेगा। यदि किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग को जिस तरीके से आप सर्किट में जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, तो ये इस तरीके से बन सकता है। पूछ सकते हैं इन दोनों में अंतर ये हो जाएगा कि ये लार्ज एरिया में वोल्टेज उत्पन्न करेगा। देखिए यहाँ पर ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब यही शंट फील्ड वाइंडिंग का जो है, यदि ये शॉर्ट शंट होता तो इसके फ्लक्स इंड्यूस्ड करने का जो एरिया होता ये इतने में ही होता, मतलब इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। बात सही है, इधर भी फ्लक्स नहीं बनेगा और इधर भी फ्लक्स नहीं बनेगा, बस इतने एरिया में ये फ्लक्स को सीधे सीधे पहुंचाएगा। तो अब यदि यहाँ पर बीच में आर्मेचर वाइंडिंग को रख दिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ ये देखिए आप, तो ये इतने एरिया को ही ये फ्लक्स कवर करेगा। अर्थात इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यदि आर्मेचर का कंडक्टर आएगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बाकी बाहर वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये मानकर चलिए 3 कंडक्टर इस कोने में लगे हुए हैं, तो उनमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से इसके टर्मिनल पर वोल्टेज कम मिलेगा। क्लियर है? तो इसीलिए लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट बनाया जाता है। तो लॉन्ग शंट बनाएंगे तो ये जो फ्लक्स का जो एरिया है ये कवर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से ऐसा कवर होगा ये। तो ये जितने भी आर्मेचर के कंडक्टर हैं ये पूरे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा, तो इसीलिए ये बन जाएगा लॉन्ग शंट। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद तो ये इसका बैठ जाइए, इसकी जो ग्राफ है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो अभिलक्षण वक्र है, ये स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बनती है। तो यहाँ पर ऐसा इसीलिए बनता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में, क्योंकि यहाँ पर दो फ्लक्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आपको पता है यदि फाई ऐसे की फ्लक्स
ऊपर से नीचे आ रही है तो phi SH की जो फ्लक्स है वो नीचे से ऊपर जा रही है। तो इन दोनों में आमने सामने होने के कारण डिफरेंस पैदा हो जाता है, इसीलिए इसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान जो है, रिजल्टेंट फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, फ्लक्स का मान चेंज हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स मिलेगा हमें वो अपेक्षाकृत बहुत कम मिलेगा। तो उसके टर्मिनल में जो वोल्टेज होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज डाउन होते 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 एक टाइम में डाउन, पूरा ही डाउन हो जाएगा। तो अब ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे तो ये किस किस के बीच में खींचेंगे, एक तो लोड करंट के बीच में और टर्मिनल वोल्टेज VT के बीच में। तो ये टर्मिनल वोल्टेज VT हो गया, या इसे ही आप कह सकते हैं EMF, या इसे ही आप EA भी कह सकते हैं, मतलब आर्मेचर में उत्पन्न EMF। तो ये टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसे कहेंगे हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का अभिलक्षण वक्र। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमेशा VT एंड IL के बीच में खींचा जाने वाला ग्राफ है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये जो बाह्य वोल्टेज जो है, ये टर्मिनल वोल्टेज देखो यहाँ पर डाउन होते हुए आ रहा है, ये सिर्फ किसके कारण हो रहा है, यही रिजल्टेंट फ्लक्स के कारण ही हो रहा है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्या है हमारे पास, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, इसमें फ्लक्स का जो मान मिलेगा वो दोनों एक दूसरे को सहायक प्रदान करेंगे, मतलब कि एक दूसरे के सहायक होंगे। यदि एक बकेट आप उठा रहे हैं 50 किलो का, तो एक हाथ आपका हो जाएगा, मतलब कि एक हेल्प हो जाएगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग की और एक हेल्प हो जाएगी शंट फील्ड वाइंडिंग की। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के, ये जो फ्लक्स होते हैं ये सहायक होते हैं। सहायक क्या होगा, फ्लक्स, ये दोनों की फ्लक्स जो है वो सहायक होगी, दोनों की फ्लक्स क्या होगी, सहायक होगी। तो ये दोनों की जो फ्लक्स यहाँ पर सहायक मिलेगी, मतलब दोनों एक दूसरे के एडिटिव प्रॉपर्टी में आएंगे। दोनों का नेचर कैसा होगा, आकर्षित करेंगे, मतलब कि एडिटिव नेचर होगा, हेल्पफुल नेचर होगा दोनों का। तो इसे कहेंगे इन दोनों की जो फ्लक्स होगी ये एक दूसरे के सहायक होंगे। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का डायरेक्शन मिलेगा ये दोनों ऊपर की ओर मिलेगा। कैसा मिलेगा, ऊपर की ओर। चलिए अब यदि इस सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं तो मानकर चलिए ये पोल है, हम इसे पोल का जो है सर्किट डायग्राम इस तरीके से बना दे रहे हैं। ये पोल रेडी हो गया आपका। यहाँ पर इसे यहाँ रिवेट से कस देंगे, आप स्क्रू से कसते हैं ना बॉडी से। अब यहाँ पर आपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग को लगा दिया, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी इसका डायरेक्शन, और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। तो मानकर चलिए यहीं से शंट फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पर लपेट दिया गया है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ये यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, या तो इस दिशा से करंट फ्लो करो या इस दिशा से करंट फ्लो करो, दोनों का डायरेक्शन एक होना चाहिए। तो ये जो फ्लक्स का जो डायरेक्शन है यदि इस डायरेक्शन में है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं और यहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का जब डायरेक्शन सेम होगा तो फ्लक्स भी एक ही दिशा में होगी दोनों की। तो जब फ्लक्स दोनों की एक दिशा में होगी तो ये जो phi SE है, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, देन शंट फील्ड वाइंडिंग। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग जो है ये एक दूसरे का सहायक होंगे, क्योंकि इनके फ्लक्स की जो दिशा है वो सेम है, एक ही दिशा में है। और जब एक ही दिशा में दोनों की फ्लक्स होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स प्राप्त होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स वो एडिटिव होगा, मतलब कि दोनों के सहायक से होगा, और आउटपुट जो है दोनों के सहायक से प्राप्त होगा। तो ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा phi SE और यहाँ पर उत्पन्न होगा phi SH। मतलब क्या होता है, यदि इसमें आप सप्लाई देते हैं तो ये स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा,
और इसी चुंबकीय क्षेत्र में जब आर्मेचर कंडक्टर को घुमाएंगे तो आर्मेचर कंडक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे के फ्लक्स को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, उस पॉइंट पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उस ईएमएफ का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एसी नेचर होगा। कैसा होगा? एसी नेचर होगा। एसी नेचर का मतलब होता है उसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, वोल्टेज भी होगा, करंट भी होगा, पावर भी होगा। मतलब उसकी वेव शेप जब बनेगी तो वेव शेप कैसी बनेगी स्टूडेंट? इस टाइप से बनेगी। ये देखो, ये मानकर चलिए पावर की वेव शेप है, उसके बाद ये मानकर चलिए ये वोल्टेज की वेव शेप है, और उसके बाद ये मानकर चलिए ये करंट की वेव शेप है। तो ये इसमें वोल्टेज, करंट और पावर तीनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक ही लूप में यहाँ पर एक ही जो वेव शेप होगी, एक ही साथ जीरो, एक ही साथ मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक साथ हो रही है, इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक साथ बन रही है। तो ये जो ईएमएफ प्राप्त होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव साइकिल और ईएमएफ का ये निगेटिव साइकिल, और ये बीच में, और ये हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स प्राप्त होगा आपको, रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पर प्राप्त होगा फाई एस ई, या तो फाई एस एच को पहले लिख सकते हैं या फाई एस ई को लिख सकते हैं, बात एक ही है। चूंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए हम फाई एस एच को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा आपका, जो फाई आर है ये है रिजल्टेंट फ्लक्स, जिसे कहते हैं आप परिणामी फ्लक्स। तो ये जो परिणामी फ्लक्स जो है ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, और आपका जो जनरेटर है वो वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, ये फील्ड पोल है, और फील्ड पोल के ऊपर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों अटैच है। अब यहाँ पर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को देखेंगे, क्योंकि कम्युलेटिव जैसे डिफरेंशियल में था वैसा कम्युलेटिव में भी होगा, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो यहाँ पर कुछ कर्व भी इसके बनते हैं, कम्युलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, दिख रहा है आपको, और लेवल कंपाउंड। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये लोड करेंट पर ही बनता है। अब ये जो है डायग्राम, यदि आप आगे बड़ी एग्जाम में यदि आप स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो ये इसको बड़े डीपली समझना पड़ता है कि ओवर कंपाउंड कब हो रहा है, अंडर कंपाउंड कब हो रहा है, लेवल कंपाउंड कब बन रहा है, जिसे फ्लैट कंपाउंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का, जिसे आप एडिटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स को, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फाई एस एच प्लस फाई एस ई, ये कर्व के रूप में, ग्राफ के रूप में कैसा दिखता है। हमेशा जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स खींचोगे, मतलब अभिलक्षण वक्र खींचोगे, तो ये लोड करेंट किस किस के बीच में होगा? लोड करेंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में होगा हमेशा। वो क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है। देखो, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में क्यों होता है? क्योंकि भाई ईएमएफ जनरेट करके कौन दे रहा है? आर्मेचर दे रहा है। तो आउटपुट में, तो आउटपुट आपको कहाँ से प्राप्त होगा? भाई टर्मिनल में ही प्राप्त होगा ना। तो टर्मिनल में जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसे टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे हम। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी एक्सिस होगी, एक्स और वाई एक्सिस में, तो ये लोड करेंट होगी। तो आप जिस लोड को कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और वो स्थिर विद्युत है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। यदि वो विद्युत गतिशील है तो उसका उपयोग है, मतलब कि आप उसे यूज़ में ला रहे हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं लेकिन आपने लोड को कनेक्ट नहीं किया, तो वो जो विद्युत है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट पैदा ही नहीं होगा। आप जनरेटर से बिजली तो बना रहे हैं लेकिन उसको यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको कुछ नहीं मिल सकता उससे, ठीक है। यहाँ पर लोड करेंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में आप जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से लेकर, मतलब 0 से लेकर, इस टाइप से यदि मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट कर दूँ, इस पॉइंट को, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो गैप दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको 0 से लेकर यहाँ तक, तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा लगभग 220 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा?
220 वोल्ट मिलेगा। तो लगभग जो टर्मिनल जो वोल्टेज है 220 वोल्ट, यहाँ पर फिर आगे करेंगे तो 230 मिलेगा, फिर आगे जाएंगे 240 वोल्ट, फिर यहाँ पर 250 वोल्ट, इस टाइप से। मतलब यदि जनरेटर की चाल को खोला जाए, चाल को खोलना मतलब उसकी स्पीड को यदि खोल दिया जाए, तो आप यहाँ पर 200 से 250 मतलब कि 230, 220 से 250 के बीच में वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एवरेज जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, एवरेज समझते हैं आप, मतलब 230, 240, 250 के बीच में, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा यदि हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लोड, जैसे लोड बढ़ा दिया आपने तो वोल्टेज कम हो रहा है, फिर लोड थोड़ा सा कम कर दिए फिर वोल्टेज ज़्यादा हो गया। तो ये जो सिचुएशन आती है, यहाँ से हम एवरेज वोल्टेज निकालते हैं। तो ये जो रेफरेंस लाइन मिलेगी आपको, ये एवरेज वोल्टेज की रेफरेंस लाइन मिलेगी। अब यहाँ पर अंडर कंपाउंड कब होगा, ओवर कंपाउंड कब होगा और लेवल कंपाउंड कब होगा, ये 3 प्रकार के यहाँ पर आपको लेवल देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ आप ड्रा कर रहे हैं, तो ओवर कंपाउंड के समय में क्या होता है, आपको जो टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो हमें पोल को ज़्यादा एक्साइटेड करना होगा। भाई पोल का जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन उससे बढ़ाना पड़ेगा पोल का। यदि पोल का एक्साइटेशन बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ओवर कंपाउंड हो जाएगा, जनरेटर कैसा बन जाएगा आपका, ओवर कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। सेकंड हो गया आपका, यहीं पर देखेंगे तो लेवल कंपाउंड। अब चलो ओवर कंपाउंड को समझ लेना, अब हम अंडर कंपाउंड को समझते हैं। अंडर कंपाउंड में भी वही होगा। यदि आपने टर्मिनल, देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से कर्व आप इस टाइप से इस कर्व को खींचेंगे, इसको ए नाम दे दिए इस कर्व को आपने, और अंडर कंपाउंड को आपने कर्व सी दे दिया। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है ये अंडर कंपाउंड होता है। मतलब कि एक एवरेज वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज एवरेज वोल्टेज से यदि कम जा रहा है, मतलब आपको टर्मिनल वोल्टेज कम प्राप्त हो रहा है, तो अब जो सिचुएशन पैदा होगी वो अंडर कंपाउंड की होगी। सिचुएशन कैसे पैदा होगी, अंडर कंपाउंड की होगी। तो ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड में देखेंगे तो ओवर कंपाउंड में क्या है, आप इसे समझ सकते हैं। यदि लोड बढ़ाने पर जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपने यहाँ पर लोड को बढ़ा दिया, मतलब कि IL का मान यहाँ पर बढ़ा दिया, और आप में टर्मिनल पे वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी आपकी ओवर कंपाउंड की। क्या हो जाएगी, ओवर कंपाउंड की। आपने क्या किया, टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा दिया। जब आप टर्मिनल की मतलब कि लोड के वोल्टेज को बढ़ा दिया आपने, कहने का मतलब ये है, ये जो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, तो आपने लोड करंट को बढ़ाया। तो ये जो लोड करंट है, जिस लोड को आप कनेक्ट करेंगे, जितने पावर रेटिंग का होगा, यदि आपने लोड को बढ़ा दिया, जैसे पहले मानकर चलिए कि पहले 500 वाट का लोड लगाए थे आपने, फिर आपने यहाँ पर 800 वाट का लोड लगा दिया, तो आपने लोड करंट का मान बढ़ा दिया, क्योंकि लोड को कैरी करने के लिए करंट का मान तो बढ़ गया। अब ऐसी सिचुएशन में यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बढ़ के मिलता है आपको, तो ये जो सिस्टम हो जाएगा, ये जनरेटर हो जाएगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन कब प्राप्त होगा, ये हो जाएगा ओवर कंपाउंड जनरेटर में। अब सेकंड यदि हम देखें लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड में, तो इसमें क्या होता है कि यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहे, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज पे कोई फर्क मत पड़े। मानकर चलिए आपने क्या किया, लोड को बढ़ा दिया, तो लोड को बढ़ाया तो लोड करंट भी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। यदि लोड बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा। तो लोड को यदि इंक्रीज करते हैं तो लोड करंट का मान भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। जब लोड करंट का मान बढ़ने लगेगा और इस सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज ना तो बढ़े और ना ही घटे, अर्थात क्या रहे, बराबर रहे। टर्मिनल वोल्टेज कैसा रहे, बराबर रहे। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, तो ये आपका हो जाएगा लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। क्लियर है सभी को? तो ये लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। ये सिर्फ किस पर संभव है मालूम है आपको? ओनली फॉर कम्युलेटिव में संभव है। किस में संभव है? कम्युलेटिव में संभव है।
तो ये जो आपका जो कर्व बन रहा है, अभिलक्षण वक्र जो बन रहा है, ये ओनली फॉर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में ही ऐसा होता है। डिफरेंशियल में इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्लक्स का जो मान है, रिजल्टेंट फ्लक्स, वो ऑलरेडी उसमें वीक मिल रहा है। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि टर्मिनल वोल्टेज कम मिलेगा ही आपको, क्योंकि फ्लक्स एक दूसरे का विरोध कर रही है। और जब जिसके घर में भी एक दूसरे आपस में लड़ने लगते हैं तो वो घर सही नहीं होता। वैसे यहाँ पर भी जो पोल की जो फ्लक्स का मान जो है, ये एक दूसरे के विरोध में है, विपरीत में है, तो आपको जो टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगा वो कम मिलेगा अपेक्षाकृत। तो यहाँ पर लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड की तो बात ही अलग है। ये हो ही नहीं सकता, वहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका लेवल कंपाउंड। लेवल कंपाउंड समझ में आ गया आपको। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर अंडर कंपाउंड क्या होता है, तो अंडर कंपाउंड का मतलब ये होता है कि आपके जो टर्मिनल वोल्टेज है वो एवरेज वोल्टेज से कम हो जाए। जब आप लोड करेंट का मान बढ़ाते हैं, जब आप लोड करंट का मान बढ़ा देंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो एवरेज से कम मिलने लगे। देखिए अंडर कंपाउंड में क्या हो जाएगा, यदि लोड बढ़ाने पर आपने लोड बढ़ा दिया तो टर्मिनल वोल्टेज भी, लोड करंट बढ़ा दिया, लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट भी बढ़ेगा। तो यदि आप लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज यदि घटता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, जिस टर्मिनल पे वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है, आउटपुट का जो मान है, अर्थात कि जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर यदि वोल्टेज का मान कम मिलने लगे, किस सिचुएशन में भैया, तो सर आप कह सकते हैं यदि आप लोड करंट को बढ़ा रहे हैं और आपको आउटपुट के रूप में टर्मिनल वोल्टेज का मान कम मिल रहा है एवरेज वोल्टेज से। जैसे एवरेज वोल्टेज हमने डिसाइड किया था 220 वोल्ट, और ये जो एवरेज वोल्टेज है इससे भी कम मिल रहा है आपको लोड बढ़ाने पर, तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा ये यदि कम मिल रहा है 220 से कम, 190, 180, 170 ऐसा वोल्ट मिल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो जनरेटर है वो कैसा है, अंडर कंपाउंड जनरेटर बन चुका है। फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति करना पड़ेगा। यदि टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है और आप वहाँ पर लोड लगा रहे हैं तो ये हो सकता है कि सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रोसेस है, या आप ये बोल सकते हैं जिसको जितना वोल्टेज चाहिए उसको आवश्यकता से कम वोल्टेज देंगे तो वो मशीन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको आवश्यकता है 220 वोल्ट की और आपका जनरेटर 180 वोल्ट दे रहा है उसे, तो भी यहाँ पर तो वोल्टेज में कमी आ गई, तो प्रॉपर वर्क करेगा क्या वो मशीन? नहीं करेगा। तो ये होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अब ये इसे इसीलिए पढ़ा जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप एक टेक्नीशियन हैं और आप कोई डेकोरेशन या डीजे का काम कर रहे हैं, डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, यदि आपके पास जो जनरेटर है वो अंडर कंपाउंड जनरेटर बन जाए तो आपके टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो अपेक्षाकृत कम मिल रहा है, और आप जो लोड लगा रहे हैं या जो मशीन का यूज़ कर रहे हैं, जिस मशीन को आपको चलाना है, उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर वो मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जितना वोल्ट पे वो काम करती है, जितने वोल्ट पे उसे यूज़ किया जाता है वो अपेक्षाकृत टर्मिनल वोल्टेज उससे कम मिल रहा है, तो मशीन ख़राब होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इस तरीके से आप अंडर कंपाउंड को भी समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? देखो क्या होता है, यदि नोट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का काम कहाँ होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का जो उपयोग है, जहाँ पर हमें स्थिर वोल्टेज चाहिए। स्थिर वोल्टेज का मतलब ये है कि कांस्टेंट वोल्टेज, कुछ मशीनें ऐसी है जिनको कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसमें वोल्टेज का मान न कम हो न ज़्यादा हो। इसीलिए जनरेटर जो होता है, यदि डीजल इंजन सेट लगा हुआ है तो जनरेटर में हम जिस डीजल इंजन का उपयोग करते हैं उसकी चाल को स्थिर रखा जाता है। मतलब एक बार आपने चालू किया तो उतने ही आरपीएम में रोटेट करेगी जितनी की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं बनाना चाहिए और उससे कम भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम जो होता है मैकेनिकल अरेंजमेंट और इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट दोनों का एक पूरा कॉम्बो होता है, मोटर और जनरेटर सेट का। वैसे ही डीजल और जनरेटर सेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें हमें सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट के लिए ही वैसा करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट करने के लिए। यहाँ नोट में लिखा भी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में
कंपाउंडिंग का स्तर निर्धारित करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के एक्रॉस एक डाइवर्टर रियोस्टेट भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा ये जो डाइवर्टर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है ये स्थिर वोल्टेज प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर ये जो है इसका एक सर्किट डायग्राम भी हमने देखे थे, एक फील्ड डाइवर्टर लगा हुआ था, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ था। बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में करेंगे। हम आर्मेचर रिएक्शन देखते हैं क्योंकि ये मेन चैप्टर होता है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आर्मेचर रिएक्शन पहले तो होता क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर एक पोल होता है, इस पोल में सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है और शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। चलिए ये हो जाएगी आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और यहीं पर हो जाएगी एक शंट फील्ड वाइंडिंग। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पर आर्मेचर है और इस आर्मेचर में कंडक्टर मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। रिएक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। और आपको पता है ये जो आर्मेचर है ये कौन सा भाग होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। अब इसी रोटेटिंग पार्ट में इसी आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, सभी को पता है। जनरेटर में ईएमएफ कहाँ पर इंड्यूस्ड होता है, आर्मेचर में होता है। तो यही आर्मेचर के बारे में बात किया जा रहा है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है। इसे क्या कहते हैं हम, रोटर भाग भी कहा जाता है। आर्मेचर को रोटर भाग भी कहते हैं, रोटर पार्ट भी कहा जाता है। तो इसे आप रोटर पार्ट कह सकते हैं। अब इसी रोटर भाग में अर्थात आर्मेचर में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगा, जो रिएक्शन उत्पन्न होगा, वो सिर्फ किस में हो सकता है, फ्लक्स में हो सकता है। किस में हो सकता है, फ्लक्स में होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स में जो है परिवर्तन होगा उसी को हम पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से। कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर के फ्लक्स में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो रिएक्शन होगा, उसे ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन कैसे होगा, किसके कारण होगा, ये समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक भाग है स्थिर वाला, ये भाग कैसा कहलाता है भाई, ये स्थिर भाग कहलाता है, मतलब कि स्टेटर पार्ट। ये स्टेटर पार्ट हो गया और यहाँ पर हो गया, ये हो गया रोटर पार्ट। इसे क्या कहेंगे हम, रोटर पार्ट। तो ये जो रोटर पार्ट है इसी का नाम क्या है, आर्मेचर। इसे क्या कहेंगे हम, आर्मेचर। और ये आर्मेचर में ऐसे गोल गोल मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया है, ये क्या है, वाइंडिंग। तो इसे क्या कहेंगे, आर्मेचर की वाइंडिंग। और इसका पूरा नाम क्या है, फील्ड पोल। इसे क्या कहेंगे हम, फील्ड पोल। तो फील्ड पोल के ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी होती है वो फील्ड वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पर ये दोनों वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र दोनों वाइंडिंग उत्पन्न करेंगे, देखो ये आर्मेचर भी खुद का फ्लक्स सेटअप करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यहाँ पर ये जो पोल है ये भी खुद का फ्लक्स सेटअप करता है, मतलब खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपको मालूम है यदि चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों उत्पन्न कर रहे हैं तो दोनों के फ्लक्स में कहीं ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर होगी। होगी कि नहीं, अरे होगी कि नहीं। तो यही प्रतिक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो आर्मेचर जो भाग होता है ये रोटर भाग होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, जिसमें डीसी जनरेटर के आर्मेचर में ही फ्लक्स कट होते हैं और ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही कहीं ना कहीं दूसरे वाइंडिंग को कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा, दोनों के फ्लक्स के मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा या रुकावट पैदा करेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, जिसे आर्मेचर प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो आर्मेचर के द्वारा स्थापित जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है, तो इसका खुद का फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स, जिसे आप फाई से शो करेंगे। होगा कि नहीं। तो आर्मेचर के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर के द्वारा इस जो रोटर भाग है, रोटेटिंग पार्ट है, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा,
इसका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मुख्य चुंबकीय क्षेत्र किसको कहा गया है? फील्ड को कहा गया है। जो फील्ड पोल है, स्थिर भाग है, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसे ही कहते हैं मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। बस इन दोनों को ही समझना है आपको। ये यदि दोनों समझ में आ गए आपको तो आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो आर्मेचर के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात कि जो फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है पर पड़ने वाला प्रभाव, तो कौन सी वाइंडिंग किस वाइंडिंग पर प्रभाव उत्पन्न कर रही है? आर्मेचर जो वाइंडिंग है, आर्मेचर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात कि फील्ड वाइंडिंग की चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। हम कहेंगे ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका चुंबकीय क्षेत्र मेन पोल के चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, यही आर्मेचर रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? आर्मेचर के ऊपर क्या लगी हुई है? आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है। तो यही आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पोल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ाने वाला या लगने वाला जो प्रभाव है, यही आर्मेचर रिएक्शन कहलाएगा। तो इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग है, यह प्रभाव उत्पन्न करता है फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र पर, और यही प्रक्रिया जो कहलाती है आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटर पार्ट हुआ, और ये जो फील्ड पोल है, ये स्टेटर पार्ट हुआ, स्थिर भाग हुआ। तो यहाँ पर यदि मेन फील्ड की बात की जाए या मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाए, तो ये फील्ड पोल की बात कर रहे हैं, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र मेन फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव उत्पन्न करता है। क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड है और उनका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। भाई इस आर्मेचर की वाइंडिंग का भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। फिर ये फील्ड पोल में यहाँ पर देखेंगे तो एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये मेन फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र पर एक ऐसा इफेक्ट पैदा करता है, ऐसा प्रभाव पैदा करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है टर्मिनल वोल्टेज का। कुछ ना कुछ क्या होगा? नुकसान होगा, कुछ ना कुछ हानि होगी, और वही जो टर्मिनल वोल्टेज जो प्राप्त हो रहा है वो हमें कम प्राप्त होगा, जिसके ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे। अब चलिए इसके दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं। इतना समझ में आया सभी को? इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब आर्मेचर फील्ड पोल को, मतलब कि आर्मेचर का जो फील्ड पोल है, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में फील्ड पोल कैसे बनेंगे देखो। जब आर्मेचर फील्ड पोल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा, तो ये आर्मेचर जो है, इसमें भी जब N और S पोल बनेंगे ना, भाई स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो उसमें भी N पोल और S पोल तो बनेगा। तो यहाँ पर वही बात की गई, जो आर्मेचर है फील्ड पोल को चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाया जाता है, तो ये फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाया है। फील्ड पोल क्या हुआ? ये फील्ड पोल हुआ जो स्थिर भाग है। अब वहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो इस टाइप से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, निकल रही है कि नहीं? अब उसी बीच में हम यहाँ पर आर्मेचर को घुमा रहे हैं, उसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमा रहे हैं। तो जब आर्मेचर फील्ड पोल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि फ्लक्स कटेंगे, जिस पॉइंट पे कटेंगे उस पॉइंट पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वो एसी नेचर का होगा कि नहीं? तो आर्मेचर को लोड से संयोजित जब भी करते हैं, आर्मेचर को लोड से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो जनरेटर है उसके ऊपर टर्मिनल जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, भाई आर्मेचर से टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा ना, वो सीधे कहाँ जाएगा? आर्मेचर से कम्यूटेटर में जाएगा, कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश में जाएगा, कार्बन ब्रश से टर्मिनल बॉक्स में जाएगा, और टर्मिनल बॉक्स से हम लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो उसी की बात की जा रही है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसमें आर्मेचर को लोड से जब भी संयोजित कर देते हैं, तो उसमें उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है, उसके कारण आर्मेचर करंट, ध्यान से सुनिए,
आर्मेचर करंट IA, किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्मेचर करंट। इसे क्या कहेंगे हम? आर्मेचर करंट, जिसे आप IA से शो करते हैं। एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, है ना। तो ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न किस में हो रहा है? आर्मेचर कंडक्टर में हो रहा है। तो यही जो आर्मेचर कंडक्टर है जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही होंगी। तो वही करंट जो आर्मेचर के वाइंडिंग में जो करंट सर्कुलेट हो रही है, वो करंट किसके कारण सर्कुलेट हो रही है? EMF के कारण। जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, यही उत्पन्न विद्युत वाहक बल एक प्रकार का टर्मिनल वोल्टेज है, V है ना, वो वोल्टेज है ना। तो वोल्टेज में करंट भी होगा विद्यमान, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो आर्मेचर करंट है, जिसे आप लोड करंट भी बोलते हैं, आर्मेचर करंट का संबंध लोड करंट से होता है। किससे होता है? लोड करंट से। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ने लगता है, क्योंकि लोड करंट का मान बढ़ाएंगे आप, मतलब कि लोड को बढ़ाएंगे तो लोड करंट कैरी करने लगेगा, लोड करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी टर्मिनल में, बॉक्स में जब लोड को कनेक्ट किया जाता है, अर्थात मानकर चलिए आपने लोड को बढ़ा दिया, 500 वाट का लोड था, आपने 1000 वाट का लोड लगा दिया। आप अपने घर में भी जब कनेक्शन करते हैं और आपने 500 वाट का पहले लोड लगाया, तो आपको टर्मिनल जो है उसमें जो करंट मिलेगी आपको, वो करंट आपको एक कांस्टेंट करंट मिलेगी। मानकर चलिए एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, आपने 500 वाट का लोड लगा दिया, तो आपके जो सर्किट की जो करंट है मानकर चलिए 5 एम्पियर है। लेकिन जैसे ही आप 1000 वाट का लोड लगाएंगे तो उसी वायर में करंट का मान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? वैसा यहाँ पर भी होता है। लोड का मान यदि आप बढ़ा रहे हैं तो लोड करंट का मान भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब जब लोड करंट का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर भी, आर्मेचर ही तो वोल्टेज पैदा करके दे रहा है, तो उस लोड को उठाने के लिए, उतना वोल्टेज पैदा करने के लिए आर्मेचर करंट भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो उतनी वोल्टेज बनाने के लिए, क्योंकि आर्मेचर ही वोल्टेज बनाकर दे रहा है, तो आर्मेचर वोल्टेज बना देते तो आर्मेचर क्या करेगा? ये लोड करंट का मान बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्मेचर जो है, आर्मेचर करंट, लोड करंट प्रवाहित होगी, किस पर होगी, किस में होगी? तो ये आर्मेचर में होगी। आर्मेचर के वाइंडिंग में आर्मेचर करंट या लोड करंट फ्लो होगी, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर अपना स्वयं का क्या करेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र इसीलिए उत्पन्न करता है क्योंकि आपको पता है एसी में क्या होता है भैया? एसी में मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब कि चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसके साथ में क्या होता है बेटा? EMF भी पैदा होता है। अब मुझे ये बताइए, इस आर्मेचर में EMF उत्पन्न हो रहा है, जब यह EMF उत्पन्न करके दे रहा है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? भाई एसी जनरेट कर रहा है तो वो होगा कि नहीं? इसीलिए तो अकॉर्डिंग टू लेंज के नियम के अनुसार बैक EMF बनता है, जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, ये इसी के कारण करता है। इसीलिए जो EB है, बैक EMF, इसमें पैदा होता है। तो ये जो AC नेचर का यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स अर्थात कि स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने लगता है यह। और जब स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने लगेगा तो ये दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया अपने स्वयं का। किसका हो गया भैया? आर्मेचर का। आर्मेचर का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ना। तो जब आर्मेचर स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न करेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जरूर, जिसके कारण यहाँ पर इफेक्ट पैदा होगा। तो अब इफेक्ट कैसा पैदा होगा? ये जो पोल की जो फ्लक्स है और आर्मेचर की जो फ्लक्स है, देखो पोल भी खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और ये जो आर्मेचर है अब ये भी स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब दोनों में भैया लड़ाई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है? यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में एक विक्षोभ पैदा करता है। विक्षोभ पैदा करने का मतलब ये है, भाई आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर एन पोल पहले से विद्यमान है। अब ये एन पोल में यदि बोलूँ तो ये फील्ड वाइंडिंग का एन पोल है। किसका है? फील्ड वाइंडिंग का। अब यहाँ पर फिर एक एन पोल बन रहा है, मानकर चलिए, और ये जो एन पोल है ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि एसी
अल्टरनेटिंग करंट के कारण, क्योंकि ये जो आर्मेचर है इस आर्मेचर में ईएमएफ पैदा हो रहा है तो ये अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, तो इसमें भी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो एक टाइम पर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, ऐसा बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र जब एक एट अ टाइम जब एन पोल और ये एन पोल होंगे आमने सामने तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं, दोनों को चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर यही होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये किसका चुंबकीय क्षेत्र है? आर्मेचर का। और ये चुंबकीय क्षेत्र है फील्ड का। तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात कि मेन जो फील्ड पोल है, फील्ड पोल का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों एक दूसरे में विक्षोभ पैदा करते हैं, मतलब कि एक दूसरे में अंतर पैदा कर देते हैं, एक दूसरे को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, या एक दूसरे को विक्षोभ पैदा हो जाता है, या तो एक दूसरे में अंतर पैदा हो जाता है, या एक दूसरे में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग बुकों में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रतिक्रिया पैदा करता है, एक विक्षोभ पैदा करता है, जिसके कारण आर्मेचर रिएक्शन पैदा होता है। समझ में आ रहा है सभी को? जिसके कारण आर्मेचर रिएक्शन पैदा होता है और यही हमें इफेक्ट के रूप में नजर आता है। प्रभाव, इसके प्रभाव अलग अलग मिलेंगे आपको। यही आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव है वो अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो यही जो चुंबकीय क्षेत्र का खेल है। यदि आपको कोई भी पूछे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है तो आपको बताना है कि आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मेन फील्ड पोल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोभ पैदा करता है या रुकावट पैदा करता है, जिसे आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। शॉर्टकट शब्दों में आ गया। क्योंकि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और ये जो फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र है इसमें क्या हो रहा है? विक्षोभ पैदा कर रहा है ना, ये मतलब प्रतिक्रिया, कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसी प्रभाव के रूप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें अलग अलग इफेक्ट आपको नजर आएंगे। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। तो ये अलग अलग प्रभाव को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।